सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। जमीन फ्लैट रजिस्ट्री की सुविधा का ऐलान उन्होंने किया। 80 साल से ऊपर के लोगों को यह सुविधा मिलेगी और 80 साल से ऊपर के लोग घर से ही रजिस्ट्री का काम कर सकते हैं। ये सुविधा उनको सरकार देने जा रही है। ऑनलाइन आपको सबसे पहले आवेदन करना है। MRU के माध्यम से आवेदन किया जाएगा। 7 दिन के भीतर रजिस्ट्री होगी। 1 अप्रैल 2026 से ये सुविधा आपको मिल सकेगी। संबंधित विभाग को निर्देश दिया जा चुका है। सीएम ने 19 जनवरी तक सुझाव भी मांगे हैं और सीएम ने QR कोड भी जारी किया है ताकि आप इस पर सुझाव दे सके। और देखिए 80 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग हैं उनके लिए सरकार की तरफ से ये पहल की गई है। बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से। आनंद अमृतराज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, बुजुर्गों के लिए एक बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से, क्या प्रोसेस इसका होगा, कब से ये सुविधा मिलेगी, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिहार में नीतीश सरकार की पूरी कोशिश है कि बिहार के लोगों का जीवन न सिर्फ आसान हो बल्कि अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को कैसे दूर किया जाए, इससे लेकर लगातार वो कदम उठाते जा रहे हैं और बजाबता इसकी जानकारी नीतीश कुमार एक्स पर पोस्ट करके देते हैं और इसके लिए एक QR कोड भी जारी करते हैं कि अगर कोई समस्या हो तो उसकी जानकारी इस QR कोड के माध्यम से दी जा सके। लेकिन आज नीतीश कुमार ने जो एक्स पर पोस्ट किया है वो बिहार के वैसे बुजुर्ग जिनकी उम्र 80 से ज्यादा हो चुकी है उनके लिए एक बड़ा फैसला है और खासकर वैसे वृद्धजन जिनकी उम्र 80 से ज्यादा हो, उन्हें जमीन फ्लैट के रजिस्ट्री से जुड़े कार्य के निष्पादन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में अगर 80 साल से ज्यादा उम्र के वृद्धजन हैं, उनके जमीन और फ्लैट के निबंधन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नीतीश सरकार ने कई फैसले लिए हैं जिसकी जानकारी उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दी है और उसमें लिखा हुआ है कि राज्य के वैसे वृद्धजन जिनकी उम्र 80 से ज्यादा या उससे अधिक है, वे जमीन फ्लैट के रजिस्ट्री करना चाहते हैं तो उन्हें जरूरत पड़ने पर उन्हें घर पर ही जमीन निबंधन से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान की जाए। यानी कि जो बुजुर्ग है जिनकी 80 साल से उम्र ज्यादा हो गई है और उन्हें जमीन फ्लैट के रजिस्ट्री करना हो या फिर जमीन से जुड़ी समस्या है तो उसके लिए निबंधन की सुविधा उन्हें घर से ही प्रदान की जाए। इसे लेकर उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है जिसके माध्यम से दस्तावेजों के निश्चित समय सीमा के अंतर्गत निबंधन की पूरी सुविधा प्रदान की जाएगी। आवेदक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संबंधित जो विभाग है जमीन फ्लैट के रजिस्ट्री की प्रक्रिया 7 कार्य दिवस के अंदर सुनिश्चित करने का भी बड़ा निर्देश दिया गया है। यानी कि सिर्फ निर्देश ही नहीं दिया गया कि उन्हें घर में वो समस्या दूर किया जाए बल्कि एक निश्चित अवधि तय कर दी गई है कि 7 कार्य दिवस के अंदर आप जो समस्या है उसे दूर करें। इसके अलावा उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी की है कि जिन्हें जमीन खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति को संबंधित भूमि के बारे में जानकारी लेनी रहती है जो अमूमन उन्हें नहीं हो पाती है जल्दी, इसी को ध्यान में रखते हुए भूमि के रजिस्ट्री के पूर्व भूमि के बाद बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात कि 7 दिन के अंदर प्रोसेस शुरू किया जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगी। ये बहुत बड़ी सुविधा बुजुर्गों के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। 19 जनवरी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन होने जा रहा है और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन नामांकन करेंगे। पीएम मोदी प्रस्तावक के तौर पर उनके साथ मौजूद होंगे। 20 जनवरी को औपचारिक ऐलान होने जा रहा है। देखिए, अभी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मा संभाल रहे हैं नितिन नवीन, लेकिन बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष अपना नामांकन करेंगे अध्यक्ष पद के लिए। ये जानकारी सामने आ चुकी है। 19 जनवरी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन होगा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन नामांकन करेंगे। पीएम मोदी उनके प्रस्तावक होंगे। 20 जनवरी को औपचारिक ऐलान किया जाएगा और ये बड़ी जानकारी सामने आ चुकी है कि कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे और 19 तारीख का दिन होगा जब वो नामांकन करेंगे। प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ मौजूद होंगे। 20 जनवरी को औपचारिक ऐलान अध्यक्ष पद के लिए होगा। तो बीजेपी को नवीन बॉस मिलेंगे। 15 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, लगातार 5वीं बार वो देखिए आपको बता दें कि विधायक बने हैं। 45 साल की पार्टी के 45 साल के अध्यक्ष होंगे। बीजेपी के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष होंगे वो। फिलहाल पटना के बांकीपुर से विधायक हैं वो और 19 जनवरी को नामांकन करने वाले हैं। ये जानकारी सामने आ चुकी है। 20 तारीख को आधिकारिक इसका ऐलान होगा। और आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कुत्तों के काटने पर मुआवजा देने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि कुत्तों के काटने से किसी बच्चे या बुजुर्ग की मौत या चोट लगने या उसकी मौत हो जाती है तो राज्य सरकार उसे मुआवजा देगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस
जस्टिस विक्रम नाथ ने मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए डॉग लवर्स और फीडर्स से पूछा कि क्या आपकी भावनाएं सिर्फ कुत्तों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि कुत्तों के काटने या किसी बच्चे या बुजुर्ग की मौत या चोट लगने पर राज्य को कुछ न कुछ करके मुआवजा देना पड़ सकता है। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि वो कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, उन कुत्तों को अपने घर ले जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि कुत्ते इधर उधर गंदगी क्यों फैला रहे हैं, लोगों को क्यों काट रहे हैं और ये क्यों डराते हैं। और वहीं आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान ये कभी ना भूले कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म हो चुका है। बता दें आपको कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भविष्य में किसी भी दुस्साहस का भारत की तरफ से कड़ा जवाब भी दिया जाएगा। आज सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि हालात पर सेना पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि अगर आगे कोई भी गलत कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाया जाता है तो उसका रिस्पांस दिया जाएगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा उदाहरण है जिसमें तीनों सेनाओं ने राजनीतिक निर्देशों के तहत पूरी तरीके से स्वतंत्र तरीके से कार्रवाई की। ये तीनों सेनाओं के बीच समन्वय का सबसे अच्छा उदाहरण था। Following the Pahalgam terror attack, a clear decision to respond decisively was taken at the highest level. Op Sindoor was conceptualized and executed with precision. Through 22 minutes of initiation on 7th May and an orchestration that lasted 88 hours up to 10th May, the operation reset strategic assumptions by striking deep, dismantling terror infrastructure, and puncturing the long-standing nuclear rhetoric. The Army successfully destroyed 7 out of the 9 targets and thereafter played a pivotal role in ensuring calibrated response to Pak actions. As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. और वहीं सेना प्रमुख ने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और भारत के खिलाफ किसी भी तरीके से हरकत का दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान लगातार सीमा पार से अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिश में जुटा है। 26 जनवरी से पहले पाकिस्तान की गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, खास तौर पर जम्मू से जुड़े सीमावर्ती इलाकों में जहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन और चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। बॉर्डर से लेकर जम्मू शहर तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की निगरानी है। बीते 5 दिनों में राजौरी, सांबा और पुंछ में 5 पाकिस्तानी ड्रोन देखे जा चुके हैं। खबर है कि पाकिस्तान और आईएसआई सीमावर्ती इलाकों को अपने OGW नेटवर्क को एक्टिवेट करने की कोशिश में है, जिनके लिए ड्रोन से हथियार और दूसरे सामान गिराने की साजिश है। 2 दिन पहले सांबा में ड्रोन से गिराए गए हथियार भी बरामद किए गए थे और इसके अलावा राजौरी और पुंछ में भी पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में देखे गए। तभी से सुरक्षा एजेंसियां लगातार इन इलाकों पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। 26 जनवरी पास है और ऐसे में पाकिस्तान में छटपटाहट है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया जाए। इस वक्त मैं इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हूँ, शाम का वक्त है और इस वक्त भी हमारे जो जवान हैं जिनको सलाम करना होगा कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जैसे भी चैलेंजेस हो, चाहे वो खेत हो, खलियान हो, जंगल हो या पहाड़ हो, सब जगह पे इस वक्त व्यापक तलाशी अभियान हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज चलाए हुए हैं। मकसद एक ही है कि पाकिस्तान को उसके नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ तो ड्रोन वाली साजिश रच के यहाँ पे रेकी करने की कोशिश में है, ड्रोन के माध्यम से यहाँ पे वेपन ड्रॉपिंग की कोशिश में है, वहीं दूसरी ओर जो है अपने OGW का जो नेटवर्क है उसको भी मजबूत करने की कोशिश में है, जिसको नेस्तो नबूद, जिसको नाकाम बनाने के लिए हमारे जो जवान हैं वो दिन रात लगे हुए हैं। चाहे वो खेत के इलाके हो, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जहाँ की धुंध काफी होती है और यहाँ पे सर्च ऑपरेशन शाम के वक्त चलाना बहुत चैलेंजेस वाला काम होता है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा और ऊपर से धुंध होती है। लेकिन उस सब की परवाह न करते हुए हमारे सिक्योरिटी जवान दिन रात डटे हुए हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पास जहां पे
कि ये खदशा है कि इस वक्त जो ड्रोन ड्रॉपिंग की जाती है, हमेशा से ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं OGW को भी कॉन्टेक्ट किया जाता है और उसके माध्यम से वो वेपन्स या नारकोटिक जो गिराया जाता है उसको उठाने की कोशिश होती है। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस इस समूचे इलाके में व्यापक एक मैसिव जो है तलाशी अभियान चलाए हुए हैं, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि यदि कोई यहाँ पे ड्रॉपिंग हुई है तो उसका पता लगाया जाए, और यदि कोई यहाँ मूवमेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पास यदि कोई मूवमेंट देखी जाती है तो कहीं ना कहीं शक या संदिग्ध कोई व्यक्ति देखा जाता है तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हो सकती है, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जो है वायरलेस से भी जो है इंटरसेप्ट किया गया है कि वायरलेस टॉक हुई है। उसके चलते भी ये बहुत ही लाजमी बन जाता है कि इस बात को यकीनी बना दिया जाए कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास किन संदिग्धों की इस वक्त मूवमेंट है, ताकि पाकिस्तान को हर एक जो उसकी कोशिश है, हर एक नापाक मंसूबे को नाकाम बना दिया जाए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू। और वहीं पाकिस्तान जहां एक तरफ बॉर्डर और LOC के इलाकों में ड्रोन से लगातार हथियार और ड्रग्स गिराने की कोशिश में है, वहीं खुफिया सूत्रों से खबर है कि कोहरे का फायदा उठाकर आतंकियों की घुसपैठ की भी कोशिश में जुटा है, जिसे देखते हुए बॉर्डर और LOC के इलाके में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। लगातार इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान की एक भी साजिश कामयाब ना हो सके। जम्मू संभाग में पिछले 24 घंटे में लगभग जो है 5 से ज्यादा ड्रोन मूवमेंट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से देखी गई है। इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक ये मूवमेंट जो है वो ड्रोन की देखी गई है। इसके पीछे साफ मकसद है कि 26 जनवरी से पहले पाकिस्तान किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता है जम्मू कश्मीर में, जिसके चलते अब हाई अलर्ट जो है वो जम्मू संभाग में, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके हैं, घोषित कर दिया गया है। मैं इस वक्त और वहीं देखिए बॉर्डर और LOC के इलाकों में जहां BSF और सेना ने मोर्चा संभाल रखा है, बॉर्डर से सटे इलाकों में SOG की टीम सुरक्षा की कमान संभाल रखी है। बॉर्डर से सटे इलाकों में जगह जगह पर नाकेबंदी कर वाहनों की तलाशी हो रही है ताकि एक भी संदिग्ध यहां से निकल ना पाए। जम्मू शहर जाने से पहले हर वाहन की तलाशी हो रही है। पे मौजूद हूं और यहाँ पे जितने भी बॉर्डर की तरफ से जम्मू सिटी की तरफ आने वाले रोड्स हैं वहाँ पे भी SOG की तरफ से जो है नाकाबंदी कर दी गई है। जो नाका में जितनी भी गाड़ियाँ जो हैं, चाहे बॉर्डर से आने वाली हैं या बॉर्डर की तरफ जाने वाली हैं, उन सब की जो चेकिंग है वो तेज कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि SOG के जवान जो हैं वो आइडेंटिटी जो है वो पूछ रहे हैं सबकी, और ऐसा नहीं है कि केवल जो इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पास के इलाके हैं, जंगल का इलाका है वहाँ पे, बल्कि जो सिटी के इलाके हैं, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से जो खास ब्रिज हैं, जो पुल हैं, जहां से एंट्री जो है या एग्जिट जम्मू सिटी की तरफ से होता है, वहां भी जो है इस तरह की चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि इस वक्त जम्मू सिटी में जो है, जो बॉर्डर से अगर कोई घुसपैठ करके आता है तो उसकी मंशा ये होगी कि जम्मू सिटी। और अगली खबर बिहार के बेगूसराय से सामने आई एक राहत भरी खबर। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्ण कुमार ने पीलिया के अंतिम चरण से जूझ रही नवजात बच्ची को बचा लिया है। खगड़िया की रहने वाली बच्ची का इलाज कई अस्पतालों में असफल रहा था। एम्स और IGMS पटना से भी लाइलाज बताकर उसे लौटा दिया गया था और इसके बाद बच्ची बेगूसराय पहुंची। बेगूसराय पहुंचे परिजनों की गुहार पर डॉक्टर कृष्ण कुमार ने विशेष इलाज उसका शुरू किया, जिससे बच्ची पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई। डॉक्टर के इस प्रयास से हर कोई खुश है और हर कोई डॉक्टर की सराहना कर रहा है। मैं उसको मंगाया उसी दिन और उसको 2 ग्राम पर केजी के अनुसार इसको डोज से उसको मैंने इन्फ्यूज किया और 4 सरफेस फोटोथेरेपी इसको दिया। उसके बाद इसका जो TLC लेवल था वो 1,66,000 था TLC लेवल। वो भी एक आश्चर्य की बात थी, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है कि इसकी वजह से भी हेमोलिसिस हो रहा हो। तो उसके बाद मैं दूसरे दिन जब जांच कराया तो बिलिरुबिन लेवल घट के 26 हो गया। बच्चा थोड़ा सा रिकवरी में आया, लेकिन दूध नहीं ले रहा था, अभी भी ऐंठ रहा था। यहाँ डॉक्टर कृष्ण कुमार के पास आए थे, फिर यहाँ मेरे बाबू का ट्रीटमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे वो सीरियस कंडीशन से नॉर्मल होती चली गई। इसलिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या उम्मीद था पहले मतलब बहुत सीरियस कंडीशन था, हम लोग होप भी हार चुके थे। रहने दो, मतलब 2-4 घंटा ऐसे, मतलब उसने बोला बहुत कम टाइम है इसके पास, पटना भी ले जाओगे तो नहीं हो पाएगा, ऐसे मतलब रहने दो। जो वो लाइट वाला वो है बेड,
उस पर रहने दो। फिर किसी ने मतलब एक चांद भाई करके है, मेरे अपने हैं, तो उसने डॉक्टर कृष्ण कुमार का नाम सुने थे। उनका मतलब यहाँ पे पहले ट्रीटमेंट भी होता था, तो यहाँ पे लेके आए और डॉक्टर सब पहले सब सीरियसनेस सब चीज़ बता दी। डॉक्टर बोले हम मेरे हाथ में जो भी है कृष्ण सर वो हम करेंगे। तो मतलब ये सब बात करके एडमिट कराए और मतलब एक एक्सट्रीम मतलब कंडीशन में बाबू थी, तो यहाँ पे इलाज कराए। तो जो भी डॉक्टर साहब जैसे जैसे बताया, हम लोग मतलब डॉक्टर साहब अपना मतलब जो भी पढ़े लिखे थे, मतलब अपना 12-14 साल का जो एक्सपीरियंस इनका वो सब झोंके उसमें। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, आने वाली है नौकरी की बहार। मुंबई में बनेगा बिहार भवन, 314 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। कृषि विभाग में 694 पदों पर बहाली होगी। विभिन्न पदों पर बहाली को मंजूरी। डेयरी, मत्स्य, पशु विभाग में भी बहाली की खबर है। 200 विभिन्न पदों पर ये बहाली की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय में 9 पद पर सृजन बताया जा रहा है। सोन नदी के पानी का बंटवारा होगा। झारखंड के साथ ही पानी का बंटवारा किया जाएगा। नदी जल बंटवारे के लिए MOU होगा। दरभंगा एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक पार्क, कार्गो हब के लिए 50 एकड़ जमीन ली जाएगी। ये तमाम फैसले सरकार की तरफ से किए गए। आग के अधीन 200 पूर्व से सृजित 293 पदों का प्रत्यर्पण करते हुए 293 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया और कुल 694 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत जन शिक्षा निदेशालय के स्तर से संचालित योजनाओं के बेहतर प्रबंधन एवं ससमय कार्य के निष्पादन के लिए पूर्व से सृजित पदों में से कुछ मरणशील पदों को समर्पित किया गया और नए अन्य आवश्यक पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई। तो 8 पदों का सरेंडर किया गया और 9 पदों का सृजन किया गया। और वहीं मकर संक्रांति पर इन दिनों सियासी भोज की होड़ लगी हुई है। पटना में आज डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शिरकत की है। साथ ही सत्ताधारी दलों के तमाम नेता और मंत्री भी पहुंचे। इस मौके पर सभी ने सियासी भोज का आनंद लिया। भोज के बाद विपक्ष पर निशाना भी साधा। तो इसी बीच एनडीए की एकजुटता, नेताओं के बीच आपसी सामंजस्य और प्रेम की कई ऐसी तस्वीरें दिखी हैं, जिसमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने खुद अपने हाथों अपने अतिथियों को खिलाया है। दही चूड़ा परोसा। भोज के बाद सियासी टीका टिप्पणी का दौर भी देखने को मिला। भोज लालू प्रसाद यादव दिया करते थे, लेकिन आज सन्नाटा है वहाँ। उनका बेटा कर रहा है ना, बड़ा वाला तेज प्रताप जी। सन्नाटा नहीं है, बेटा है तो कर रहा है। एक बेटा कहीं विदेश घूम रहे होंगे, दूसरा बेटा काम कर रहा है। मकर संक्रांति जो है वो हमारी सांस्कृतिक त्योहार है और इसमें सब लोग मिल करके और उस मिठास का भरपूर आनंद भाई विजय भाई ने सभी लोगों को मिल करके दिया है। हमें खुशी है कि बिहार और जीवन की गतिशीलता और ऐसी गतिशीलता जिसको महसूस भी न किया जाए और परिवर्तन आ जाए, उसका द्योतक है। इस मौके पे मैं आप सभी को, बिहार वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मालिक करे कि आने वाला साल, आने वाला समय पूरे देश के लिए बहुत ही मंगलपूर्ण। सर आप भी आनंद लिए हैं सर, आप भी खाए हैं सर? क्या जी बस मैं सुबह भी खाया हूँ। और वहीं दूसरी तरफ जमुई शहर के एक निजी विवाह भवन में सांसद अरुण भारती के चूड़ा दही भोज के दौरान कार्यकर्ता और समर्थक आपस में भिड़ते हुए दिखे। चूड़ा दही भोज के आयोजन में शामिल होने के बाद जैसे ही सांसद अरुण भारती पटना के लिए रवाना हुए, कुछ ही पलों बाद चूड़ा दही भोज में कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़ने के बाद हंगामे की तस्वीरें और अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने मामले को शांत करवा लिया। इस घटना का वीडियो सामने आया है। बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। तेज प्रताप यादव पर बयान दिया गया है। मंत्री संतोष सुमन का बयान सामने आया है। तेज प्रताप यादव को लेकर उन्होंने बयान दिया, एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत है। तेज प्रताप को इसका फैसला करना होगा।
तेज प्रताप को इसका फैसला करना होगा और इसके लिए उनके पास समय भी है। तेज प्रताप के न्योते पर उन्होंने बयान दिया है। दरअसल दही चूड़ा का भोज तेज प्रताप यादव ने दिया है। दरअसल विजय सिन्हा के आवास पर दही चूड़ा भोज के दौरान सियासी बातें खूब हुई हैं। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी 14 जनवरी को दही चूड़ा का भोज दे रहे हैं और उन्होंने एनडीए के कई नेताओं को न्योता दिया है। और ऐसे में जब तेज प्रताप के न्योते पर मंत्री संतोष सुमन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि न्योता मिला है तो जाना चाहिए। और क्या तेज प्रताप एनडीए में आएंगे, इस पर संतोष सुमन ने कहा कि ये फैसला तेज प्रताप यादव को करना है, लेकिन अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। और निमंत्रण मिला है, हम लोग जाएंगे उनके यहाँ। हाँ, वैसे तो इसका मतलब क्या है? कुछ बदलाव नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर तेज प्रताप जी एनडीए में आना चाहते हैं तो हम उनको रोक थोड़ी सकते हैं, लेकिन ये इससे इस भोज से कोई मतलब नहीं है। हम समझते हैं कि बहुत ही आए बेचारे, हम लोग को न्योता दिया तो हम लोग को भी सम्मान करना चाहिए और जाना चाहिए। स्वागत होगा यदि आएंगे तो? अब आएंगे, उनकी मर्जी है, अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर स्वागत होगा। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे